आज दस्तक की शुरुआत दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर से आइए करते हैं। जी हां, इस समय पूरी दुनिया में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गाजा की चर्चा चल रही है। यूरोप के देशों से लेकर अरब वर्ल्ड के 57 मुसलमान देशों समेत दुनिया के 152 देश गाजा को लेकर इजराइल के विरोध में खड़े हो चुके हैं। और इस बीच अभी तक इजराइल और नेतन्याहू का आंख मूंद कर समर्थन करते आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, अब ट्रंप न सिर्फ नेतन्याहू पर भड़क उठे हैं, बल्कि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की परमिशन नहीं देंगे। तो आज हम आपको आइए दिखाते हैं कि आखिर क्यों अचानक से इजराइल और नेतन्याहू को ट्रंप ने तगड़ी वार्निंग दे दी है और क्यों इस वार्निंग के बाद नेतन्याहू ने सीधे अमेरिका की तरफ दौड़ लगा दी। आइए दिखाते हैं आपको ट्रंप ने इजराइल को अल्टीमेटम आखिर क्यों दिया। नेतन्याहू का बुरा वक्त शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए। अरब वर्ल्ड की एकजुटता गाजा के लिए दुनिया का नजरिया बदल दिया। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का अल्टीमेटम आ गया, गाजा पर कब्जा किया तो। क्यों नेतन्याहू पर मंडराया गिरफ्तारी का खतरा, दुनिया में कैसे घिरा इजराइल। गाजा से लौटेगी इजरायली सेना, नेतन्याहू का मिशन ध्वस्त। तकरीबन 2 साल से गाजा पर इजराइल हर रोज हमला करता है। पूरा गाजा मिट्टी में मिल चुका है। फिर से ताजा हमले में इजराइल ने गाजा के बीच खनून में हमला कर 33 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन गाजा पर इस हमले के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दौर की शुरुआत हुई है, क्योंकि अब तक नेतन्याहू को अमेरिका से खुली छूट मिली हुई थी और यही वजह थी कि इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए क्रूरता की हद पार कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ही इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे वार्निंग दे दी है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब बहुत हो चुका, वो इजराइल को किसी भी कीमत पर वेस्ट बैंक पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस अल्टीमेटम की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इधर इजराइल और गाजा के लिए ट्रंप का अल्टीमेटम आया और उधर अमेरिका के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के लिए अमेरिका पहुंचे। वॉशिंगटन में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलना है, लेकिन न्यूयॉर्क में उनके होटल के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। न्यूयॉर्क पुलिस ने जैसे तैसे इन पर काबू किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। आपको बता दें कि नेतन्याहू अब खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू का बुरा वक्त कैसे शुरू हुआ, अब ये देखिए। दावा है कि नेतन्याहू इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अमेरिका तक पहुंचने के लिए इटली और ग्रीस को छोड़कर कई देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज किया। आपको बता दें कि नेतन्याहू को अब अपनी गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में कथित इजरायली युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उनके प्रधानमंत्री रहते इजरायली सेना ने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं और हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के चौथे दिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मंच पर आते हैं तो 100 से ज्यादा देश हॉल छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन नेतन्याहू अपना भाषण जारी रखते हैं और अपनी मुखालफत के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि गाजा पर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। Let my people go. Free the hostages. All of them. The whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही 100 से अधिक देश हॉल छोड़कर निकले तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से भर उठे और जिस तरह से उन्होंने गाजा और हमास को लेकर अपना भाषण दिया तो अब भी यही सिद्ध करने में वो लगे हुए हैं कि वो सही हैं, वो ठीक हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के इस भाषण का ट्रंप पर कोई असर होगा या फिर नेतन्याहू की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि गाजा में बेगुनाह आम जनता जिस तरह से हर रोज मारी जा रही है, दुनिया उसे नेतन्याहू की क्रूरता बता रही है और इसीलिए अरब वर्ल्ड से नेतन्याहू के लिए सीधी चेतावनी आ चुकी है कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो ठीक नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत उसी दिन से शुरू होती है जब उन्होंने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए ऑपरेशन गिदोन चैरियट 2 का ऐलान किया। ये इजराइल की हद पार थी, क्योंकि जिस गाजा पर इजराइल पिछले 2 सालों से बमबारी करता आ रहा है और गाजा को तकरीबन मिट्टी में मिला चुका है, इजरायली हमलों में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में भुखमरी के हालात ऐसे हैं कि हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है। अप्रैल से जुलाई तक 20,000 से अधिक बच्चों को कुपोषण के लिए इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिनमें से 3,000 से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुपोषण के कारण 147 लोगों की मौत हुई, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े देख कई यूरोपीय देशों का दिल पसीजा और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की मांग शुरू होती है। लेकिन यहाँ भी अमेरिका ने इजराइल की मुखालफत करने वाले देशों को एक तरह से धमकाया और इजराइल का खुला समर्थन किया। इसके बाद तो बेंजामिन नेतन्याहू के हौसले और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया कुछ भी कहे, अमेरिका उसके साथ है। लेकिन इस अमेरिकी हिमायत के चलते बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा के रिहायशी इलाके में हमला कर दिया। हालांकि इजराइल ने कहा कि उसने दोहा में बैठे हमास के टॉप लीडर को टारगेट किया है, लेकिन सवाल यहाँ हमास पर हमले का नहीं बल्कि उस कतर पर हमले का था जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी या कहें कि दोस्त देश है। लेकिन जिस तरह से कतर पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया, नेतन्याहू के हौसले और बुलंद हो गए। जब डोनाल्ड ट्रंप से कतर पर इजरायली हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से कहा कि हमले की जानकारी इजराइल ने दी तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमला रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। इस हमले से मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों को बड़ी धमकी दे दी। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था, जैसे उसने अफगानिस्तान में घुसकर आतंकी मारे थे और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को ढेर किया था। दुख की बात यह है कि लादेन के मारे जाने पर जो देश अमेरिका की तारीफ कर रहे थे वो हमारे एक्शन पर आलोचना कर रहे हैं और यही नेतन्याहू की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद तो कतर में मिडिल ईस्ट के 57 देशों की मीटिंग बुलाई जाती है। बड़ी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है और अपने एटम बम का प्रेजेंटेशन देता है और ये बात ही खुले तौर पर आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान इस मीटिंग में नाटो देशों की तरह अरब नाटो बनाने की सलाह देता है और इसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता होता है, जिसमें अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस रक्षा समझौते से दुनिया हिल जाती है और सऊदी अरब ने वेस्ट बैंक के मुद्दे पर इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। सऊदी अरब ने कहा कि इजराइल के वेस्ट बैंक पर कब्जे को रेड लाइन माना जाएगा। इजराइल के इस कदम को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा हुआ तो अब्राहम समझौते के तहत इजराइल सऊदी संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इधर सऊदी ने वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे को लेकर चेतावनी दी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान शुरू हो गया। फिलिस्तीन को अब तक फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित 152 देशों ने राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों में से लगभग 78% सदस्यों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जबकि अमेरिका, इटली जैसे देशों ने अब तक फिलिस्तीन को कोई मान्यता नहीं दी है और मान्यता देने के पक्ष में नजर भी नहीं आ रहे हैं। 152 देशों की तरफ से इजराइल की मुखालफत ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग की। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के नेताओं के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कैसे उसका लक्ष्य गाजा में जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करना है। इसके बाद भी सऊदी अरब ने गाजा को लेकर अपना स्टैंड दोबारा बता दिया।
इसके बाद जो हुआ उसने नेतन्याहू के भी होश उड़ा दिए हैं। जिस अमेरिका के बूते पर इजराइल अभी तक मिडिल ईस्ट में अपनी मनमानी करता आया, अब उसी अमेरिका ने नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अब बहुत हो चुका, वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जे की परमिशन नहीं देंगे, नेतन्याहू के लिए होश उड़ाने वाला है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप के अल्टीमेटम से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के माथे पर कैसे पसीने आ रहे हैं, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। जी हां, नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के बाद ट्रंप से मिलने वाले हैं। विश्वास कीजिए, नेतन्याहू को ये चिंता खाए जा रही है कि ट्रंप ने ऐसा कैसे बोल दिया, और अब तो वो सफाई देने पर उतर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। नेतन्याहू ने लेबनान में तबाही मचा दी, हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता हसन नसरल्लाह को मार दिया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग की वजह गाजा बना। तब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। नेतन्याहू ने ईरान से 12 दिन तक जंग लड़ी। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों से लेकर ईरान के टॉप कमांडर मार दिए। ईरान और इजराइल में जंग की वजह गाजा पर इजराइल का कहर बना। बदले में ईरान ने भी इजराइल के शहरों को अपनी मिसाइलों से खंडहर बना दिया। और जब ईरान भारी पड़ने लगा तो नेतन्याहू की गुजारिशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से हमले किए और युद्ध भी रुकवाया। तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। नेतन्याहू ने यमन में हमले करवाए। यमन के हूती विद्रोहियों से जंग आज भी जारी है। इजराइल और यमन के बीच युद्ध भी गाजा की वजह से छिड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में कतर के साथ साथ 72 घंटों के भीतर 6 देशों पर हमले किए, जिनमें सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल थे, और ये सब गाजा के समर्थन के चलते हुआ। तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। लेकिन कतर पर हमले के बाद जब अरब वर्ल्ड ने अपनी ताकत दिखाई और 27 मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाई, तो ट्रंप का अल्टीमेटम आ गया। अब दुनिया के 152 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप नेतन्याहू पर भड़क रहे हैं, तो नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुनिया के सामने क्या बोलें। ऐसे में नेतन्याहू ने कहा, मैं उन नेताओं की निंदा करूंगा जो हत्यारों, बलात्कारियों और बच्चों को जलाने वालों की निंदा करने के बजाय उन्हें इजराइल की धरती के बीचों बीच एक राज्य देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं चौथी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा और हम इजराइल की जीत से उत्पन्न अवसरों और युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। इसमें अपने सभी बंधकों को वापस लाना, हमास को हराना और ईरान पर ऐतिहासिक जीत और हमारी अन्य जीतों के बाद हमारे लिए खुले शांति के दायरे का विस्तार करना शामिल है। नेतन्याहू की मुश्किल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से शुरू नहीं हुई है, बल्कि अब पुतिन ने भी इजराइल के खिलाफ ईरान को और मजबूत करने के लिए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध में खामेनेई ने पुतिन को अपनी घातक मिसाइल और ड्रोन दिए थे। वहीं अब रूस ने ईरान को अपना सबसे घातक लड़ाकू जेट MiG-29 जेट दिया है। इसके अलावा सुखोई 29 के साथ साथ सुखोई 35 जेट भी ईरान पहुंचने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी जल्द ईरान पहुंच सकता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो ईरान का हाथ ऊपर होगा। वो युद्ध के मैदान में पहल करेगा और एक बार फिर घातक तरीके से जवाब देगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पश्चिमी तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी गई हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तेहरान पर प्रतिबंध न हटाने के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि उनका देश किसी भी प्रतिबंध को पार कर पाएगा। UN महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनके देश ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहे थे और न कभी चाहेगा। साथ ही राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जून में हुई 12 दिन की जंग को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरा देश एक क्रूर आक्रमण का शिकार हुआ। इजराइल के हमले कूटनीति को लेकर गंभीर विश्वासघात थे। हमले में बच्चे और वैज्ञानिक शहीद हुए, जो आक्रामकता का निर्लज्ज कृत्य है। UN महासभा में ईरान ने गाजा में इजराइल के क्रूर हमलों का जिक्र किया।
सीरिया में तबाही और यमन में हमलों को लेकर भी इजराइल पर ईरानी राष्ट्रपति ने अटैक किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूछा, दुनिया में फसाद की जड़ कौन है? ईरान ने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को टारगेट किया। तो क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस तरह से एक साथ आधी दुनिया से ज्यादा इजराइल के खिलाफ नजर आई है, क्या उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का रुख इजराइल और नेतन्याहू को लेकर बदला है? आपको बता दें कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना साकार करना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को ऐतिहासिक रूप से यहूदियों के प्रॉमिस्ड लैंड की तरह देखा गया, जहां वर्तमान इजराइल के साथ साथ वेस्ट बैंक, गाजा, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये प्रस्ताव सबसे पहले थियोडोर हर्जल ने दिया था, जो मॉडर्न ज़ायोनिज्म के जनक भी कहे जाते हैं। उन्होंने इसके पीछे कई किताबों का हवाला भी दिया था। और अब नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर कब्जे के साथ ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में 30 लाख के करीब फिलिस्तीनी रहते हैं। यहाँ शासन तो पश्चिमी देशों से समर्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण का है, लेकिन इस क्षेत्र पर हमेशा इजरायली सेना का पहरा रहता है। लेकिन नेतन्याहू के वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर सऊदी अरब ने पहले इसे रेड लाइन बताकर अल्टीमेटम दिया, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर कब्जे की परमिशन नहीं देंगे। आज तक ब्यूरो।